तो इसमें पहला क्वेश्चन जो देखेंगे इसमें विकल्प दिया गया है। पहला यहाँ देखिए 1 का क दिया गया है। क्वेश्चन है 200 वोल्ट आपका 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। इसमें 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को जो है लगाया जाएगा तभी समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिया गया है। 200 वोल्ट 100 वाट आपका दिया है बल्ब को यहाँ 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो भी याद रखिए भी का मतलब वोल्टेज, भी बराबर इसमें 200 वोल्ट दिया है, पी बराबर आपको 100 वाट दिया है और यहाँ पर आपका यहाँ एक और वोल्टेज दिया गया है। तो पहले यहाँ पे इसमें प्रतिरोध निकाल लेंगे, पुनः उसके बाद से तब आपको शक्ति का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप पी का सूत्र होता है, सामर्थ्य का सूत्र होता है भी स्क्वायर बटा आपका आर होता है। फिर यहाँ आर को यहाँ पी के स्थान पे कर दिया गया, पी को आर के स्थान पे पक्षांतर किया गया तो आर बराबर 200 का वर्ग बटा 400 हो गया। फिर यहाँ आर बराबर 200 का वर्ग मतलब 200 का गुणा 2 बार कर दीजिए बटा आपका 100, 100 से इसको 200 को काट देंगे आपका यहाँ से 100 से 100 ये 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 200 गुणे 2 हो गया। 200 में 2 का गुणा करेंगे तो 400, यहाँ 400 ओम आ चुका। अब 400 ओम दूसरे वाले में आपका सामर्थ्य में जो सूत्र प्रयोग करेंगे उसमें आपको 400 ओम का प्रयोग किया जाएगा। फिर भी बराबर 100, फिर सवाल में आपको 100 वोल्ट जो दिया गया था यहाँ पर पी बराबर आप भी बराबर आपका 100 वोल्ट लिख देंगे। फिर पुनः सूत्र लिखेंगे, पी का सूत्र होता है भी स्क्वायर बटा आर। अब यहाँ वोल्टेज जो दिया गया 100 है, 100 का वर्ग गुणे अब 100 का वर्ग बटा आपका 400 हो जाएगा। फिर 100 का वर्ग 2 बार गुणा करेंगे, 100 गुणे 100 हो जाएगा बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से इसको 25 4 से आपको 100 को काटेंगे तो 25 बार में आपका आ जाएगा, इसका मतलब 25 वाट। कितना वाट होगा आपका 25 वाट। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं 25 वाट आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा आप देखेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन जो इसका है 1 का, तो ख वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा गया है क्वेश्चन, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें पहला दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच आभासी एवं सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी एवं उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा बनेगा। चौथा ऑप्शन है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा बनेगा। यह क्वेश्चन पेपर में भी देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या आपका सही है। तो इसमें से आपको याद रखिएगा विकल्प जो है दूसरा जो है पहला जो विकल्प इसमें पहला जो दर्पण के पीछे, याद है दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच आभासी एवं क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लिए क्योंकि यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ चुका है, कई सेटों के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया गया है। अगला क्वेश्चन जो ग देखेंगे, लिखा गया क्वेश्चन जो है यहाँ भी क्वेश्चन पेपर में भी देख लीजिए। लिखा गया क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो लिखा गया कांच का अपर्तनांक 1.5 है। कांच का अपर्तनांक कितना है आपका है, तो 1.5 है। तो प्रकाश की चाल होगी, तो यहाँ क्वेश्चन में जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया गया, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और कांच में आपका अपर्तनांक भी दिया है 1.5, प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो 4 ऑप्शन इसमें देख लीजिए दिया गया है, 4.5 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2.0 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड, 3.0 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड, 2.0 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तभी पता चल पाएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन को ध्यान दीजिए। इसमें दिया गया था सी बराबर आपको दिया है प्रकाश का चाल। तो प्रकाश का चाल कितना दिया है, तो प्रकाश का चाल जो दिया है आपको सी बराबर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ अपर्तनांक एन बराबर दिया है 1.5। भी बराबर आपको चाल पूछा जा रहा है। तो अपर्तनांक का सूत्र होता है अपर्तनांक एन बराबर सी बटा भी। सूत्र को याद कर लीजिए, एन बराबर सी बटा भी। अब अपर्तनांक कितना है, तो 1.5 है। सी का मान कितना है, तो 3 × 10 के पावर 8 है। भी का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ भी को पक्षांतर कर देंगे 1.5 के पास और 1.5 को भी के स्थान पे रख देंगे। अब यहाँ 1.5 है, समझिए 1.5 का जो भाग करेंगे 3 में तो 1.5 दूना 3 होता है आपका। तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही है, तो ऑप्शन आपको याद रखिएगा, आपको ऑप्शन चौथा ऑप्शन क्या था, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसमें सही है।
अगला क्वेश्चन जो दिया गया है घ, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यह परिपथ जो देख रहे हैं इस बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, कितना तुल्य प्रतिरोध है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, 2.5 है, 1.5 है, 1 है और 2 है। इसमें 4 ऑप्शन में इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा, अब यह जो एक ओम और एक ओम जो है यह समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम। तो लिख देंगे एक ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। फिर 1/r, r1 का मान 1 है, r2 का मान 1 है। फिर 1 में जब 1 का भाग कर देंगे 1 हो जाएगा, 1 में 1 का भाग कर देंगे 1 हो गया, 1 1 मिल करके आपका 2 हो गया। 2 में r का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2r बराबर a। तो r बराबर 1/2। ये 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ इंटू है तो भाग बन जाएगा 1/2। 2 से 1 में भाग करेंगे 0.5 ओम। अब ये 0.5 ओम, ये दोनों ओम मिला करके 0.5 ओम हो गया। अब हम पुनः जो है 0.5 ओम एक और दिया गया है, तो यह दोनों जो है श्रेणी क्रम बन जाएंगे। या सीधी रेखा बन रहा है तो इसमें श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 0.5 ओम तथा 0.5 ओम श्रेणी क्रम में है। तो आर डैश का सूत्र हो जाएगा R1 प्लस R2। यह आपको आर डैश इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहचान अलग करेंगे। यहाँ आर है तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा आर डैश। आर डैश का आपका सूत्र R1 प्लस R2 इस श्रेणी क्रम का सूत्र है। आर डैश पर R1 का मान 0.5 है और R2 का मान भी 0.5 है। अब 0.5 मिल के कितना हो जाएगा आपका 1 ओम हो गया। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे 1 ओम कौन सा है, तो एक आपका ओम जो है तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन जो विकल्प आपको खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन 2 का क क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा गया है दो दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का आपका लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूर दृष्टि दोष को आपको दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और दूर दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा भी लिखना है। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं तथा निकट की वस्तुएं जो होते हैं स्पष्ट दिखाई आपका देती हैं। याद रखिएगा कि आपका वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं जो होते हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। जो सब ध्यान से समझिए, दूर लिखा है तो समझिए दूर की वस्तुएं दिखाई देगा, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगा। तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसके निवारण के लिए, इस दृष्टि दोष को निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर ये निकट दृष्टि दोष रहता तो यहाँ पे उत्तल के जगह पे अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो समझ में आ गया। 2 का क जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आप पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको दे दी जाएगी। तो अब 2 का ख क्वेश्चन, अब यहाँ 2 का ख क्वेश्चन जो है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। नीले और बैगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन, जो नीले और बैगनी रंग के जो प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं अन्य रंगों से सबसे क्या होते हैं, अधिक होने के कारण नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है। अतः आकाश हमें नीले रंग की क्या होता है, दिखाई देता है। तो याद रखिए, नीले और बैगनी रंग में रंग के जो प्रकाश के जो प्रकीर्णन होते हैं अन्य रंगों से क्या होते हैं, सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैगनी प्रकाश चारों से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और उसमें मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है। अतः आकाश हमें नीला रंग की दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें का आपका क्वेश्चन अब आप आ गया ग, आपका 3 का जो ग है, 2 का ग है। इसमें क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो इसमें वोल्टेज जो दिया गया 1.5 वोल्ट दिया गया है और आंतरिक प्रतिरोध जो दिया है 0.5 ओम है। इसमें सेल में अधिकतम धारा आपका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन अभी पढ़ा गया 1.5 वोल्ट है, इसने ई बराबर लिख देंगे 1.5 वोल्ट है। आर जो आंतरिक प्रतिरोध को छोटा आर से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को बड़ा आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर 0.5 ओम है। अब अधिकतम धारा आई मैक्स बोलेंगे। मैक्स मैंने अधिकतम होता है, मैक्सिमम उसको बोलते हैं। आई मैक्स लिखेंगे ई बटा आर। कितना आसान सूत्र है, देखिए आई मैक्स व ई बटा आर हो गया। अब यहाँ ई का जो मान देख रहे हैं, ई का मान कितना है, तो ई का मान
1.5 है और आर का मान आपका 0.5 है। दोनों का दशमलव एकदम बराबर है, ये भी एक स्थान पे है और ये भी एक स्थान पे, दोनों को दशमलव हटा देंगे, 15/5, 5 से 15 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 एम्पियर हो जाएगा। तो 3 एम्पियर हो गया, बहुत आसान। देखिए आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन था यह, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का जो है क आपका आ गया। 3 का क में अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। यह भी क्वेश्चन आप कितने नंबर का आ गया, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक ना। 4 नंबर आप पाएंगे। आप लिखा है अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन भी लिख दिया गया है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताना है। तो इसका उत्तर देखिए कितना आसान है। अपनी कार या बाइक के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव सीधा एवं क्या होते हैं, छोटा बनता है। अगर उत्तल दर्पण से देखते हैं तो उसका जो पीछे से जो कोई भी वस्तु आ रहा है, या आपका मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पीछे ताक रहे हैं, तो आपको पीछे जो है अगर कोई कार आ रहा है तो उसको हमको छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें जो छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है। तो प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा बनता है, और बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, आभासी होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आपका आभासी होगा। समझ में आ गया होगा। इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपका 3 का क में आपका अथवा भी दिया गया है। अथवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक 5 सेमी लंबी वस्तु है, 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। आपका 20 सेमी की दूरी पर रखी, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन है आपका, इसका अथवा है। आप अगर न्यूमेरिकल लगाना चाहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाइएगा, और नहीं अगर न्यूमेरिकल लगाने का आपका तरीका होगा तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा है एक 5 सेमी लंबी वस्तु जो है 10 सेमी फोकस दूरी, जो क्वेश्चन में पढ़ा गया है उसमें आपका वस्तु की जो लंबाई है आपका है ओ बराबर, वस्तु की लंबाई को याद रखिएगा, वस्तु की जो लंबाई होता है या वस्तु का जो आकार होता है वह ओ से दिखाया जाता है। ओ बराबर आपको 5 सेमी है, और फोकस दूरी को एफ से दिखाया जाता है, एफ बराबर जो है एफ बराबर 10 सेमी है, और यहाँ यू बराबर -20 सेमी हो। उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यू का मान जो होता है हमेशा ऋणात्मक लेना है। तो यू बराबर -20 सेमी हो गया, भी बराबर प्रश्नवाचक है और आई बराबर प्रश्नवाचक है। यह प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है और उसका आकार बताना है, तो इसमें भी और आई आपको पूछा जा रहा है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यह लेंस का सूत्र होता है, इसे याद कर लीजिए। अब यहाँ पर 1/v उतर गया, माइनस उतर गया, 1/u का मान -20, यहाँ u का मान जो है -20 रख दिया गया, बराबर 1/f का मान 10। यह माइनस माइनस मिल करके आपको माइनस माइनस मिल करके आपको क्या बन जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, 1/20 उतर गया। अब 1/20 जो प्लस में है इसको पक्षांतर करेंगे, इसको बराबर को पक्षांतर जब किया जाएगा तो प्लस जो चिन्ह रहता है वह माइनस चिन्ह में बदल जाता है। तो यहाँ पर 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/20 हो गया। अब यहाँ 10-20 का जो एलसीएम लेंगे तो आपको 20 हो जाएगा। 10 का अब 10 में कितने से गुणा कर दें कि 20 हो जाए, तो 2 से, 10 दूना 20, इसने 2 से समझिए ऊपर नीचे इसमें गुणा हुआ है, तो आपको कहा जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, -1 हो गया, बटा 10-20 का एलसीएम 20 हो गया। 2 में से 1 घटा देंगे, आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कैंची गुणा आप कर लेंगे, आपका भी 1 भी 20 1 20। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर पे बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब यहाँ एक सूत्र और है, I/O बराबर V/U। यह I जो है वस्तु प्रतिबिंब का जो आकार है, वो जो है वस्तु का आकार है, भी प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी है। तो यहाँ I का मान हमारा आपको नहीं दिया गया है, पूछा जा रहा है। O का मान आपको दिया गया है, O का मान 5 है। V का मान या क्या 20 है, U का मान -20 है आपका है, 20 से 20 कट जाएगा, -1 हो गया। O का मान 5, 5 में 1 का गुणा कर लेंगे, 5 1 5, I बराबर -5 सेमी। तो समझ में आ गया होगा कि वस्तु का जो आकार कैसे निकला है और जो हमारा प्रतिबिंब की जो हमारा दूरी कैसे निकला है। अब नीचे
नीचे लिख देंगे आपका अतः प्रतिबिंब जो बनेगा, इसमें प्रकृति भी पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए लिखा गया है यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार। आपको इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब आप समझिएगा भी, और आकार का मतलब आई, और प्रकृति का मतलब इसका आकार कैसे बनेगा। तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी होगा, उल्टा होगा और 5 सेमी लंबा बनेगा। कैसे पता चला उल्टा बनेगा? माइनस जब आता है तो उल्टा बनता है, प्लस आता है तो सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब आभासी, आभासी कैसे होगा? भी का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए आपका आभासी है। भी का मान माइनस में रहता तो यहाँ पे वास्तविक बनता। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है आभासी, उल्टा तथा 5 सेमी लंबा बनेगा। इसे नोट कर लेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट आईएमपी है, कई सालों से पेपर में आता है। अब एक क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ गया आपका 3 का ख। 3 का ख में क्वेश्चन क्या है आपका? 3 का ख में लिखा गया क्वेश्चन जो है, ओम का नियम क्या है? वैद्युत परिपथ के सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं? ओम का नियम बहुत आईएमपी, कक्षा 10 में तो हमेशा ओम का नियम पूछा जाता है। तो ओम का नियम ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन भी नोट कर दिए हैं। तो ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आपको याद रखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक है, तार है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे आपको ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे। क्या क्या आपका? ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि क्या रहे? स्थिर रहे। तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये जो भी देख रहे हैं, भी जो है धारा आई, भी और या धारा आई जो देख रहे हैं समानुपाती है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। इसी से ऊपर परिभाषा बनाया गया है कि भी का नाम और आई का नाम, इसका नाम समानुपाती भी कह सकते हैं और अनकर्मानुपाती भी कह सकते हैं। तो एक बार इस नियम को रिवीजन किया जा रहा है। यदि किसी चालक की क्या भौतिक अवस्थाएं, याद रखना है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे आपको क्या ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, क्या क्या होना चाहिए? ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि क्या हो? स्थिर रहे। तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। इसका मतलब जो हिंदी ऊपर बोला गया है उसी का यह प्रतीक हो जाएगा भी समानुपाती आई। जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आर हो जाएगा। जहाँ आर एक कौन सी है? नियतांक है जो चालक का क्या है? प्रतिरोध है। यहाँ याद रखिए, जहाँ जो आर जो देख रहे हैं, आर जो कौन सी है? एक नियतांक है जो चालक का क्या है? प्रतिरोध है। अब यहाँ जो आई जो देख रहे हैं, आई को नीचे भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भी अपान आई बराबर आर। भी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर। यही किसका नियम हो गया? ओम का नियम है। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया था और 4 नंबर का क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या है? वैद्युत परिपथ के सहायता से इसका सत्यापन कैसे करेंगे? अब इसकी सत्यापन कैसे करेंगे इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अब इसका सत्यापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चित्र को ध्यान दीजिए। यह लिखा गया ओम के नियम का सत्यापन, और ओम के नियम में सत्यापन में इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा अपने रफ पर, जिससे आपको क्या हो जाएगा? पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो नियम के द्वारा इस चित्र के माध्यम से कुछ नीचे लिखना है। अब नीचे के बारे में जानकारी रखेंगे, क्या लिखना है इसके नीचे। तो लिखेंगे आपका ओम के नियम, याद रखिएगा ओम के नियम। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद से इस चित्र को रफ में खींच लीजिएगा। ओम के नियम का क्या है? सत्यापन है। तो ओम के नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। याद रखिएगा, ओम का जो नियम होता है सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होता है। यह केवल धातु चालकों के लिए क्या है? सत्य है। तो ओम का नियम किसके लिए नहीं आपका है? सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। यह केवल धातु चालकों के लिए क्या है? सत्य है। ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा वैद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचे तो हमें सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ओम के नियम के अनुसार बताया गया है कि विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अगर मध्य में ग्राफ खींचे तो हमें सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। इसको सत्यापित करने के लिए धारा नियंत्रण, देखिए यहाँ चित्र में बनाया गया है धारा नियंत्रक। आपका यहाँ धारा नियंत्रक आपका है। तो धारा नियंत्रक बैटरी कुंजी तथा अमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, किसको किसको आपको समांतर क्रम में जोड़ना है और किसको किसको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब याद रखिए, धारा नियंत्रक को, बैटरी को, कुंजी को तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे जो जोड़ा गया है, यहाँ पे देख लीजिए वोल्ट मीटर है
अमीटर है, अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रण, यह किस क्रम में है? तो याद रखिएगा आपका श्रेणी क्रम में है। और यहाँ पे जो है वोल्टमीटर जो है आपका समांतर क्रम में है। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं, माने आपको जो कुंजी जो है उसमें अगर आपको ऑन जब भी किया जाता है तो परिपथ में धारा क्या होने लगते हैं? प्रवाहित होने लगती हैं। धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होते हैं वो नोट कर लेते हैं, जिससे हमें चालक तार का क्या निकल जाता है? प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको फिगर को बनाएंगे और उसके बाद से लिखेंगे ओम का नियम जो होता है सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होता है, केवल वो धातु चालकों के लिए सत्य होता है। नीचे एक ग्राफ खींच लेंगे, वहाँ पे ऊपर बताया गया था ओम के नियमानुसार से यहाँ विभवांतर और धारा के बीच में मध्य में जो होता है, जो आपको आर का मान निकलेगा वो आपको सीधी रेखा में खींचना है। ये विभवांतर हो जाएगा और ऊपर वाला जो रेखा जाएगा इसको अब धारा कहेंगे। इसमें जो होता है प्रतिरोध का मान निकलता है R/V/I। तो समझ में आ गया होगा ओम के नियम का सत्यापन। अब अगला क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखेंगे। अब यहाँ जो हमारा तीसरा का ख का जो है अथवा क्वेश्चन है। अथवा लिखा गया लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? किसी लेंस की क्षमता अगर -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, 4 नंबर का ओम का नियम भी था। तो अब 4 नंबर में आपको सवाल लगाना है और लेंस की क्षमता को आप क्या समझते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। तो यहाँ क्वेश्चन भी आपका नोट हो गया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? यदि किसी लेंस की क्षमता कितना है? -2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी निकालना है। तो देखिए लेंस की क्षमता का अगर उत्तर लिखना है तो बहुत आसान है, बस इसका उत्तर इसी से हम बोल सकते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसी को लिखेंगे किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। याद रखिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे P से प्रदर्शित करेंगे। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता को P से दिखाएंगे, 1/F मीटर में होता है, P = 100/F सेमी में होता है। दो सूत्र लेंस की क्षमता का है, एक मीटर में है, एक सेमी में है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता जो है -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ P बराबर -2 डायोप्टर लिखेंगे क्योंकि क्षमता -2 डायोप्टर दिया गया था क्वेश्चन में और F बराबर पूछा जा रहा है। तो सूत्र लिखेंगे P बराबर जो होता है 100/F। याद देखिए P बराबर 100/F होता है। F बराबर 100/P। ये F को P के स्थान पे और P को P के यहाँ पक्षांतर किया है। F को P के स्थान पे किया, P और जो है F के स्थान पे आ गया। तो F बराबर 100/-2, 2 से 100 को काट देंगे, -50 सेमी हो जाएगा। अब ये माइनस आया तो उसकी प्रकृति क्या होगा? तो याद रखिएगा जब माइनस रहता है तो अवतल लेंस होता है और प्लस रहता है तो उत्तल लेंस होता है। तो समझ में आ गया होगा। 3 का ख जो है अथवा आपको क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ जानकारी रखेंगे आपको चौथा। आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब और 1 वाटर पंप को मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज लगाते हुए परिपथ बनाइए। फ्यूज की जगह जो होते हैं एमसीबी का पूरा फुल फॉर्म या जान जाइए कि माइक्रो सर्किट आपका ब्रेकर आपको लगाने से क्या लाभ होगा। इसके उत्तर को आपको लिखना है और यह कितने नंबर का है? तो 7 नंबर का है। आप अपने घर में एक पंखा को और 3 बल्ब को, एक और वाटर पंप को आपको बनाना है। इसको ग्राफ परिपथ खींचना है और उसके एमसीबी के बारे में बताना है, क्यों लगाए जाते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं। चल कर तो फ्यूज याद रखिएगा। जो फ्यूज जो देख रहे हैं यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ मीटर लगाया गया, यहाँ 2 तार है आपका L और N, आपको 2 तार यहाँ गया है। आपका यहाँ स्विच है, वाटर पंप लगाना है, बल्ब 3 बल्ब जलाना है, बल्ब और यहाँ एक पंखा जो है लगाना है। तो इसको परिपथ को बनाना है। इस परिपथ को अपने कॉपी में आप लोग भी खींच लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बल्ब लगा है, बल्ब के पास स्विच लगा, फिर बल्ब लगा, स्विच लगा है, यहाँ पर भी बल्ब है, स्विच यहाँ पर भी है और जहाँ भी पंखा लगा रहता है वहाँ पर आपको याद रखिएगा रेगुलेटर लगा रहता है। पंखा के पास आपको हमेशा याद रखना है रेगुलेटर लगाना है। बल्ब के पास आपको स्विच रहेगा, यह 2 तार दिया गया है और यहाँ जब घर पे वायरिंग करते हैं सबसे पहले आपका यहाँ फ्यूज लगाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि एमसीबी याद रखिएगा, जो एमसीबी जो होते हैं माइक्रो सर्किट आपका ब्रेकर क्यों लगाने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो क्यों लगाने से आपका लाभ क्या होता है, अब इसके बारे में आपका तो यह जो होता है एमसीबी क्यों लगाया जाता है? जब किसी परिपथ में धारा की मात्रा
मात्रा अधिक अगर हो जाती है, याद रखिए जब परिपथ में धारा की मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाती है, तो एमसीबी अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एमसीबी जो होते हैं अपने आप क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। और कुछ देर बाद हमें इसे दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है। याद रखिएगा, इसे आप शुरू कर सकते हैं दोबारा, लेकिन इसमें के अंदर जो होते हैं फ्यूज होते हैं, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। इस चित्र को ध्यान से भी आप समझे होंगे कि इसमें आपको 3 बल्ब को लगाना है, एक वाटर पंप लगाना है और एक पंखा को लगाना है। तो कैसे वायरिंग करना है, तो यह वायरिंग करके आपको बताया गया है। इसे अपने कॉपी में आप लोग भी बना लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, आपको लास्ट क्वेश्चन अब आ गया। इसके अथवा आपका है, इसी का आपका 4 का अथवा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो का सचित्र और कार्यविधि समझाइए। अब इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के बारे में आपको बताना है। तो अब इसके बारे में समझाइए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो होते हैं 2 होते हैं। जो प्रथम नियम होते हैं, याद रखिएगा, जब किसी बंद कुंडली में, जो प्रथम नियम, जो फैराडे के प्रथम नियम क्या है, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यही आपको फैराडे का प्रथम नियम भी है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा नियम है, तो प्रथम नियम है। इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो इसे, जब बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित धारा बने लगती है। और ये धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। फैराडे का प्रथम नियम है। और यहाँ फैराडे का आप याद रखेंगे, आपका द्वितीय नियम क्या है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम जानकारी रखेंगे, या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। यही फैराडे का आपका द्वितीय नियम होता है, या आपका जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका द्वितीय नियम है। यदि फेरों की संख्या इसमें n दे दिया हो, तो E बराबर -n डेल फाई बटा क्या होता है, आपका डेल टी होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम तो समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो का आपको चित्र बनाना है और उसके कार्यविधि को समझाना है। तो यहाँ डायनमो का आपका चित्र बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब डायनमो का जो चित्र है, यहाँ पर जो डायनमो का चित्र देख लीजिए, इसमें एक आर्मेचर कुंडली है, ABCD है, जो लोहे का क्रोड का बना होता है। इसके अंदर 2 क्षेत्र चुंबक लगे होते हैं और एक इसमें सर्पी वलय लगा रहता है। तो इस चित्र को आप, डायनमो को जो चित्र देख रहे हैं, इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा। और यह जो क्रिया विधि, अब इसकी क्रिया विधि के बारे में जब समझेंगे, तो फैराडे का जो हमारा नियम था प्रथम, उसी नियम पे इसको बताया जाएगा। जब ये आर्मेचर कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में इसके चारों ओर से जब नचती है, इसके चारों नचता है ये आर्मेचर जो कुंडली, तो समझिए उसके अंदर जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा एक प्रेरित धारा बहने लगता है। और ये धारा तब तक बहता रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का अर्थ यह है कि इसके अंदर कुंडली को घूमना ही चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कहलाता है। तो इसी को कार्यविधि को लिखा जाएगा। जब आर्मेचर ABCD को घुमाई जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब ये आपका आर्मेचर कुंडली जिसके अंदर घूमता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। और यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कार्यविधि को। यह फैराडे के प्रथम नियम पे आधारित है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, समझिए। अब पहला पेपर जो हमारा बीजे जो कोड का, जो बीजे कोड था, उसमें का भौतिक विज्ञान पूरा आपका क्वेश्चन को हल करा दिया गया। अब रसायन विज्ञान जो अब क्वेश्चन हमारा जो है रहेगा, इसमें 5 का क है, खंड ख है। तो खंड ख जो है भाग अब इसका 2 आएगा, तो भाग 2 वाला वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। उसके बाद से जीव विज्ञान आएगा। जीव विज्ञान को एक एक क्वेश्चन को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यदि इसका PDF